बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम 11th आवर के स्पेशल एपिसोड में मैं वसीम बादामी आपके साथ हूँ। अगर स्पेशल एपिसोड इसलिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत ही बड़ा सितारा है, और जब मैंने कहा कि सितारा है तो मैंने मतलब ऐसी लफाजी में नहीं कह दिया ये, बल्कि उनके फैक्ट्स जो हैं वो इस बात को प्रूव करते हैं कि जिसने अभी हाल ही में अपने क्रिकेटिंग करियर को इख्तिताम पजीर किया है, रिटायरमेंट ली है। तो आज की नशिस्त उनके साथ है ताकि जो 18 साल का उनका सफ़र है, जिसमें तकरीबन जो है वो 12,000 प्लस 13,000 के आसपास रन हैं सारे फॉर्मेट्स मिला के इंटरनेशनल क्रिकेट के, और कई मैचेस हैं, 55 टेस्ट हैं, 218 वनडे हैं, 119 T20 हैं। और इनके डेब्यू के बाद से, जब से 2003 में इन्होंने डेब्यू किया है, उसके बाद से किसी भी प्लेयर को ये एजाज़ हासिल नहीं हुआ कि वो इतनी मरतबा मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड अपने नाम कर सका हो जितनी बार इन्होंने किया है। पाकिस्तान की तारीख में चौथे नंबर पर हैं जिनको इतनी मरतबा ये अवार्ड मिला, यानी कि मैच विनर, जाहिर सी बात है, मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ आप उसी वक्त होते हैं, और इनके डेब्यू के बाद से अब तक किसी और खिलाड़ी को एजाज़ हासिल नहीं हुआ। तो ये जो सारा रिकॉर्ड है, मैं मज़ीद तफसील में जा ही नहीं रहा, वरना सारा प्रोग्राम इसी में निकल जाएगा। तो ये भी इस बात की गम्माज़ी करता है कि वाकई एक यूटिलिटी क्रिकेटर है पाकिस्तान के। तो इनका 18 साल का सफ़र, इसमें क्या उरूज आया, जाहिर है जब आप खेलते हैं तो अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी के करियर का ऐसा होते हैं, तो इसमें क्या वक्ती जवाल आया, इन्होंने क्यों रिटायरमेंट ली, इनका सफ़र और इसकी दास्तान, ये है हमारी आज की नशिस्त। प्रोफेसर साहब जनाब मोहम्मद हफीज़ साहब, और ये अपनी रिटायरमेंट के बाद पहली मरतबा किसी भी टीवी प्रोग्राम में आज आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। हशाश बशाश हैं? बिल्कुल खुश। रिटायरमेंट जब होती है तो मतलब मुझे बताएं, चूँकि हर इंसान, बट हम इंसान है ना, तो वो रौनक, चक्काचौंध, ग्राउंड, तालियां, क्राउड, सारा कुछ, वो फिर एकदम से ज़रा ऐसा होता है कि दिल बैठा जा रहा हो कि यार ये सब ख़त्म है, बस ये ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं, नो मोर, ऐसा ये वाला फेज़ होता है चूँकि अपनी रिसेंटली रिटायरमेंट ली है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरे अपने अभी जहन के किसी कोने में भी कोई गम नहीं है। अच्छा। बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है हाँ, कि मैं जो कुछ कर सका अपनी हम्बल कैपेसिटी में पाकिस्तान के लिए मैंने वो किया, और किसी भी तरीके से रिग्रेट या कोई रॉन्ग फीलिंग मेरे दिलो दिमाग के किसी कोने में नहीं है। तो जब आपकी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन हो तो ये सब चीज़ें दूर हो जाती। फिर भाई ये रिग्रेट कह लूँ या क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ, ये तो रह गया होगा ना कि यार एक कास्ट होता है ना कि अगर विनिंग स्क्वाड का ही हिस्सा हो जाता, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में ये माहौल बन गया था कि सबको लगने लगा कि यार ये गेम बन जाएगी। मैं आपको सच्ची बताऊं, दो चीज़ें मैंने दुआ की अल्लाह ताला से। एक ये की कि या अल्लाह, अगर ज़िंदगी में, मुझे पता है इंशाल्लाह ये होना ज़रूर था कि पाकिस्तान ने इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर किसी इवेंट में, किसी मैच में हराना ज़रूर था। अच्छा, एक ये दुआ थी मेरी कि या अल्लाह, अगर ये होना है तो मेरी मौजूदगी में हो जाए। वाह वाह। और दूसरा ये था कि मैं वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हूँ, जो जीत जाए तो लाजमी नहीं कि ज़िंदगी की हर चीज़ वो आपको अल्लाह ताला अता करे, इससे बेहतर कुछ और अता कर देंगे इंशाल्लाह। आप रिटायरमेंट से पहले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से मिले? मैं मिलना चाहता था, मैंने फ़ोन किया, तो शायद उनको लगा चेयरमैन को कि मैं किसी और बात के लिए मिलना चाहता हूँ। आप कहेंगे मैं थोड़ा और खेलना चाहता हूँ। मैं ज़ाती तौर पर समझता था कि मैं उनको इन्फॉर्म करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि मेरा जो मकसद था इसको जिस तरीके से मैंने इख्तिताम किया वो यही था कि मैं एक बेहतर प्रेसिडेंट जो है सेट कर सकूँ। सही है। आने वाली जनरेशन के लिए कि रिटायरमेंट को हैप्पीली किया जा सकता है। हाँ, किया, आपने और फिर मेरा जो सारा वो जो पाकिस्तान अटायर पहनना सब कुछ, वो बेसिकली दैट वाज समथिंग आई वांटेड टू सेट फॉर द न्यू जनरेशन। सही है। और ये जो काफ़ी लोग समझते हैं, आपकी राय है कि भाई रमीज राजा साहब का एक करियर एज अ कमेंटेटर भी था, जिसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे अल्फाज कहे थे कि भाई उनके ख्याल में आपको और मलिक को स्क्वाड का हिस्सा नहीं। उन्होंने कहा मैं तो वो गुस्से में हूँ, ये किस तरह की सिलेक्शन है, जब एक टूर में आप लोगों की सिलेक्शन हुई थी, उसका आपने जवाब भी दिया। वही रमीज राजा साहब फिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बन गए, जाहिर है सबसे कलीदी होते पे आ गए। तो वो कमेंट्स या वो रिमार्क्स भी आपके रिटायरमेंट का रीज़न बने कि भाई वो आदमी जो कि अपनी ये राय रखता है कि मुझे टीम में नहीं होना चाहिए, वो अब हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है, तो अब ठीक है, फिर अब मुझे अब ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों का आंख का तारा नहीं रहा। इसकी क्या वजह रही? आप क्रिकेट एस्टेब्लिशमेंट की, आप वो कप्तान हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा नहीं रहे, क्रिकेट की एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। उसकी वजह ये रही भाई कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं किया कभी भी पाकिस्तान के ऊपर। जहाँ पे मुझे लगा कि चीज़ें गलत हो रही हैं, मैंने हमेशा उसके ऊपर आवाज़ उठाई। प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि अगर मेरी ज़िंदगी में वो ना हो तो मुझे लगता है कि जीने का जो मज़ा ही नहीं है। सही है। तो मैं अपने कैरियर में खुश हूँ कि मैं अपने हर उस प्रिंसिपल स्टांस को मैं खड़ा रहा। लेकिन उसकी आपने कीमत चुकाई उसकी? जी, मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त के साथ मैंने क्रिकेट खेली, अपनी जो भी सर्विसेज हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट है, तो मैं खुश हूँ।
कुछ हासिल करने के लिए अगर कुछ खोया भी है तो मुझे उसका कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आपको लगा कि वो जरा एक जज्बाती रद्द-अमल था जब आपने कहा कि जी मेरा जो 12 साल का बेटा है उसकी क्रिकेटिंग सेंस अच्छी है रमीज राजा से? नहीं, बिल्कुल जज्बाती नहीं था। अच्छा यू स्टैंड भाई, ऐसा नहीं था कि आपने हीट ऑफ द मोमेंट में कह दिया है? अच्छा तो आपको आज भी लगता है कि है ऐसे ही? आगे चले। मुझे जवाब मिल गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। जब आपने कहा भी, आपसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि कौन सा आपका सबसे टफ मोमेंट था आपकी करियर का, तो ये आपने बताया कि वो मोमेंट जब मैंने कहा कि मैं मैच फिक्सर्स के साथ खेलना नहीं चाहता और मुझे कहा गया कि भाई आपने खेलना है तो खेलना, ये तो खेलेंगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सेठी साहब वाला ज़माना था जब वो चेयरमैन थे, तो उनकी तरफ से कहा गया आपको, तो वो तो आपने एक स्टांस लिया और उसका आपने इज़हार भी, लेकिन बाद में आपने फिर खेला उन खिलाड़ियों के साथ, तो आपको उसका रिग्रेट है कि यार मैंने एक पोजीशन ली तो नहीं खेलना चाहिए था, या फिर आपकी यू हैड नो अदर चॉइस? आई मीन मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने एक स्टांस भी लिया फिर खेला भी नहीं उस खिलाड़ी के साथ? देखिए, मेरी एक पोजीशन है जहाँ मुझे लगा कि यार मैंने भी वैसे ही क्रिकेट स्टार्ट की जिसमें मुझे लगा कि मेरी इंस्पिरेशन पाकिस्तान के बाद डिफरेंट चीज़ें थी, जैसे फेम हासिल करना, पैसा मिल जाए, थोड़े बहुत ये सारी चीज़ें साथ साथ चलें। सही है। लेकिन बहुत जल्दी अल्लाह ने समझ दी कि ये बहुत पीछे रह जाती हैं। जब आप सर्विसेज देते हैं तो आपको वो करना चाहिए, तो मैं उसकी तरफ जाना शुरू हो गया। तो मुझ जैसे शख्स के लिए पाकिस्तान के कैंप को ज्वाइन ना करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था कि यार मैं कैसे उसको ना करूं। बट माई प्रिंसिपल स्टांस वाज राइट एंड दैट विल रिमेन ऑलवेज विद मी, कि किसी भी ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इसको बदनाम करे या अपने पर्सनल प्लेजर्स के लिए उसको गलत इस्तेमाल करे, फैंस की मोहब्बत को या उनकी दुआओं को ठेस पहुंचाए, उसको दोबारा जो है ये मौका ना मिले, उसको दोबारा ये प्राइड ना मिले। इसलिए आपने वो स्टांस लिया? मैंने स्टांस लिया। फिर आपसे सेठी साहब ने कहा भाई ये तो मैंने जब ये स्टांस लिया तो मुझे, जब मेरी मीटिंग हुई, ऑब्वियसली टफ टाइम था मेरे लिए, 2-3 दिन, फिर 2-3 दिन के बाद जब मेरी मीटिंग हुई चेयरमैन साहब से, चेयरमैन साहब उस वक्त शहरियार खान साहब, शहरियार खान थे जी, और ये आई थिंक थे तो ये सब कुछ, लेकिन इन्होंने अपना कुछ औहदा चेंज किया हुआ था शहरियार साहब जी, शायद नहीं, इन्होंने नजम सेठी साहब ने, ठीक है, तो करता धरता थे ये, लेकिन तो ये दोनों मेरे साथ बैठे हुए थे। ठीक। और मेरे लिए मैं आज भी समझता हूँ कि किसी भी पैट्रियट पाकिस्तानी के लिए शॉकिंग होगा कि इस प्रिंसिपल स्टांस पे उसको कहा जाए कि वो जिसने ऐसा किया है या किया है किसी और शख्स ने भी, वो तो खेलेंगे, आपने आप फैसला कर लें भाई। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। आई वेंट बैक एट होम, मैंने घर में जाके बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ हुई और शायद मैं रोया भी। अच्छा यार मैं ये क्या सुन रहा हूँ। अच्छा, बट आई डिसाइडेड दैट टाइम, सेठी साहब ने कहा आपसे? जी हाँ, अच्छा, दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि मुझे पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहिए। और ये डिसीजन मेरे दिमाग में फौरी तौर पर आया, लेकिन जब मैंने इसको एक थॉट आपके अंदर में इग्निशन किया, यार ठीक है फिर मैं नहीं खेलता। अगर ऐसा है, मैंने उनको नहीं बोला, लेकिन आपने सोचा, ये सोच आई आपके मीटिंग, आई लेफ्ट द मीटिंग, क्योंकि ये डिसीजन था उनकी तरफ से। सो यू लेफ्ट द मीटिंग? आई लेफ्ट द मीटिंग और मैं फिर उनके साथ होके मैं चला गया। जब मैं घर गया तो ये मेरे दिमाग में सारी सोचें, यार ठीक है फिर मैं नहीं खेलता। ओके, दैट इज द डिसीजन, देन आई एम डन। अच्छा। लेकिन जब मैं वापस गया तो फिर मशवरा बेगम से और एक दो और बड़े ऑनेस्ट दोस्त उनके साथ किया, और फिर इस कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे डिसीजन की कि मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी पाकिस्तान के लिए क्यों रोकूं। अगर कोई ऐसा डिसीजन है, अगर मैं अपने प्रिंसिपल स्टांस पे रहने के बावजूद मैं पाकिस्तान की सर्विसेज ऑन करूं, इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं, पॉलिसी मेकर मैं नहीं हूं, तो मुझे अपनी सर्विसेज, अपनी पॉजिटिव सर्विसेज पाकिस्तान के लिए कंटिन्यू करनी चाहिए। इसमें यानी आफरीदी ने अपनी किताब में बड़ी तफसील से लिखा है ना सारे इंसिडेंट में, कि वो उन्होंने पूरी कहानी लिखी है कि किस तरीके से इत्तेफाक से उनको जो है वो जो मज़हर मजीद थे और सलमान बट के मैसेजेस की पूरी कॉपी मिल गई थी। आफरीदी बताते हैं, तो वो ये कहते हैं कि फिर मैं उस वक्त के कोच थे गालिबन वक़ार यूनुस साहब जी, मैंने पहले उनको बताया तो उन्होंने उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। फिर वो कहते हैं कि मैं उस वक्त के जो मैनेजर थे यावर सईद साहब, उनको बताया, उन्होंने सीरियस नहीं लिया। फिर वो कहते हैं कि मैंने यावर सईद साहब को चैट्स दिखाई कि भाई देखिए ये है, उन्होंने सीरियस नहीं लिया। वो कहते हैं मैं हैरान हुआ कि यार ये इतना सब कुछ चल रहा है, मैं सबूत दिखा रहा हूँ, और वो यावर सईद साहब का उन्होंने जुमला लिखा है आफरीदी साहब ने, जिसका मफहूम यही है कि यार हम कुछ कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, और उसके बाद ये हो गया। तो आप उनकी बात से एग्री करते हैं कि इतनी संगीन चीज़ें हो रही होती हैं और क्रिकेट बोर्ड ठंड पुराम में होता है, यहाँ तक कि फिर 2010 जैसा वाक़या हो जाता है, फिर हम सर पीटते रहते हैं कि अरे यार बर्बादी हो गई, बदनामी हो गई। जी बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसी किसी भी सूरत हाल को पहले ही किसी ने ऑब्जर्व कर लिया है और वो आपको पॉइंट आउट कर रहा है, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। लाइक मेरे नज़दीक अभी सबसे तकलीफ दे बात ये है, जो मुझे पता लगा कि जो हमारे पिछले चेयरमैनशिप जो गुजरी, जिसमें एहसान मानी साहब थे, जी। उन्होंने एक बिल सेनेट के अंदर या गवर्नमेंट के आगे पेश किया कि किसी भी ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान को डैमेज करे, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को डैमेज करे, उसको दोबारा पाकिस्तान खेलने की प्राइड ना मिले। तो मैं ये हैरान हूँ अभी तक, और मैं समझ नहीं पा रहा कि वो बिल क्यों नहीं पास हो रहा। लाइक ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो पैट्रियोटिज़म के ऊपर बिल साइन नहीं कर पा रही।
कि अगर कोई पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहा है और हम उसके लिए कोई फैसला ले रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा उसका। अच्छा, उस पर एक ओपिनियन, काउंटर ओपिनियन ये आता है कि भाई उन्होंने एक गलत काम किया, जाहिर सी बात है, उन्होंने उसका इकरार भी किया और उस हर जुर्म की एक सज़ा होती है, वो सज़ा भी पाई, तो जब सज़ा भी हो गई तो फिर अब आगे चलें भाई। फिर आप चोर को दोबारा चोरी का मौका नहीं देंगे, आप उसको दोबारा जॉब पे नहीं रखेंगे। आप बताइए पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जो ऐसा काम करके वापस आए हैं। हम ही क्यों गलत चीज़ को सेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा भी लोगों ने ये मामला तय किया, गलत काम किया, वो तो कभी अपनी नेशनल प्राइड उनको दोबारा वापस नहीं। आपको अपने करियर में कभी इस तर्ज के लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश की? अल्लाह की बड़ी रहमत है कि मैं क्योंकि होता है ना अप्रोच, तो मतलब उसको नहीं पता सामने वाला बंदा कैसा है, फिर उसके रिस्पांस के बाद आइडिया आता है कि भाई यहाँ डालने की। नेवर एनीवन केम टू मी, नेवर एनीवन अप्रोच्ड फॉर दैट। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी वजह मेरा लाइफस्टाइल है कि जिस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी अपने कैरियर में, किसी को मौका ही नहीं मिला या किसी को ये समझ ही नहीं आई या किसी ने इतनी हिम्मत ही नहीं की कि वो मेरे तक इस तरह की बात लेके सामने आए। कभी किसी ने कोई अप्रोच ही नहीं किया आपने? ओके, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। ये आपके करियर में जो आपको 3 मरतबा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्शन की वजह से वो हुआ, ये डिस्टर्बिंग था कि यार एक आपका एक फ्लो चल रहा है यार, 1 साल का बैन, चलो जी, फिर वो 51 डिग्री तो 15 डिग्री, तो ये डिस्टर्बिंग था? कितना फ्रस्ट्रेटिंग था ये? बहुत मेरे लिए ये रहा कि मैंने मेरी लाइफ में कभी भी गिव अप एटीट्यूड कभी था ही नहीं, तो मैं हर बार गिरने के बाद उठता था। तो ये भी उसी की एक कड़ी थी कि मैं गिरा, दोबारा फिर मेहनत की, 1 साल लगा रीमॉडल एक्शन करने में, दोबारा फिर आया, फिर मसला आया। तो पिछले तकरीबन 2 साल से इसमें कोई इशू नहीं है, 2.5 साल। और इसमें आपको कोई शिकवा तो नहीं है कि आपके साथ ज्यादती हुई है? आपके ख्याल में ठीक है यार, एक रूल्स हैं इंटरनेशनल, अब ठीक है? नहीं, मुझे शिकवा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अच्छा, ओके, यानी इसमें बायसेस बढ़ते गए, फेवरेटिज्म हुआ, चूज हुआ। इस रूल को बहुत अच्छा रूल, एक रूल चेंज हुआ तो फिर सब पे अप्लाई होना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं। तो ये जो बड़े क्रिकेटिंग नेशंस अपनी अपनी ममालिक के लोगों को फॉरवर्ड को फेवर करते हैं, ये उसी का हिस्सा इसलिए नहीं रोका गया? शायद हो क्योंकि उनके बोर्ड के मेंबरान या उनके अफसर जब जाते हैं या उनकी रिप्रेजेंटेशन करने जाते हैं, वो सिर्फ चाय पी के वापस नहीं आते। तो हमारे यहाँ क्यों है फिर ये मसला? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे बंदों को आगे भेज देते हैं या अपने अहदेदार बना के भेजते हैं। जैसे सपोज नजम सेठी साहब, आई रिस्पेक्ट हिम एज ए जर्नलिस्ट, उनका क्या लेना देना क्रिकेट की, क्या समझ होगी उनको, क्या बात की होगी उन्होंने 5 सालों में। PSL को लेकिन लाने में नजम सेठी साहब का क्रेडिट बहुत बड़ा क्रेडिट है। वो आप जहाँ क्रेडिट ड्यू है वहाँ आप देते हैं, लेकिन जो लेकिन आपके ख्याल में यानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए यानी क्रिकेटिंग सेंस होना जरूरी है? यानी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यानी ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव, इट इज मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, या नहीं ऐसी पोस्ट है कि जिसमें किसी क्रिकेटर को होना चाहिए? भाई नो, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, लेकिन विद द सेम टाइम आपकी नॉलेज तो हो क्रिकेट की। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन किसकी कर रहे हैं? क्रिकेट की करना चाह रहे हैं। तो जब आप उसको ही नहीं समझ पा रहे तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर चलेगा, सही है, और ये भी नहीं है कि सिर्फ क्रिकेटर चलेगा, ठीक है। तो दोनों को ये देखना है कि उसने आके किया क्या है, वो वैल्यू क्या ऐड कर रहा है, सही है। वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है कि नहीं हुई। मुझे बता दें कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आज भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के यहाँ पे 2020 में साउथ अफ्रीका आया, हाँ, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, जी जी जी, लेकिन बांस लगे हुए हैं, बांस हिल रहे हैं, नेट हो रहा है। इसलिए मेरे ऊपर कभी भी ओहदेदार जो है वो कंट्रोल नहीं कर सका, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस बेस्ड प्लेयर हूँ। सही है। ना मैं सिफारशी हूँ, ना मैं किसी को मिलता हूँ अपने PR बनाने के लिए। तो जितने भी मैं उनकी इज्जत करता हूँ, अगर अच्छा काम किया तो मैं एज ए एक्स क्रिकेटर मैं ज़रूर उनकी तारीफ़ करूँगा, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल फेलियर्स हैं सक्सेसफुल फेलियर्स, जैसे अच्छा। पिछली जो हमारा दौर गुजरा जिसमें वसीम खान साहब बाहर से आए एज ए CEO, तो पूरी लिस्ट है उनके सक्सेसफुल फेलियर्स की, कि जहाँ से शुरू किया और जहाँ से फिनिश किया वो सक्सेसफुल फेलियर्स हैं। लेकिन 3 साल के बाद वो चले गए। और मेरा सबसे बड़ा इतराज़ ये है कि जैसे प्लेयर 2 मैच के बाद अकाउंटेबल है, उससे पूछा जाता है कि भाई कितना रन किया, कितना क्या किया, बताओ। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर 3-3 साल 5-5 साल गुजार के चले जाते हैं, दे आर नॉट अकाउंटेबल। व्हाई? सेम लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी शुड बी फॉर एवरीवन। आप जितनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी पे आएंगे उतनी बड़ी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये मेरा सोचने का तरीका है। तो इन क्राइटेरियाज में रमीज राजा साहब आपके ख्याल में कितना पूरा उतरते हैं? आई डोंट नो, लेट्स सी, लाइक आई विश हिम ऑल द बेस्ट, क्योंकि उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू प्रूव मैनी पीपल रॉन्ग। अभी भाई छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ हैं, ज़बरदस्त बातें हो रही हैं। उनका पहला बाकायदा इंटरव्यू आफ्टर ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। कुछ बहुत मासूमाना सवाल हैं, अभी ब्रेक के बाद बात करते हैं।
जनाब मोहम्मद हफीज़ साहब हमारे साथ हैं, बड़ी दिलचस्प नशिस्त हो रही है। रिटायरमेंट के बाद उनका ये पहला बाकायदा टेलीविजन इंटरव्यू है। वैसे उनको बड़ा कम देखते हैं टीवी प्रोग्राम्स में, तो अपने सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं। तो इमरान खान साहब की आपको बाकी चीज़ों से बेशक इत्तेफाक हो, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से जो उनके इक़दामात हैं या जो उनकी सोच है कि जी ऑस्ट्रेलियन मॉडल और ये आपके ख्याल में क्या कुछ प्रैक्टिकल है पाकिस्तान की सोसाइटी में? देखिए, इसमें मैं दो जवाब दूंगा। पहला जवाब ये है कि एज ए स्पोर्ट्समैन हमारा अपना साथी जो हम में से है, वो इतने बड़े पोस्ट पे अल्लाह ने उनको इज्जत दी और मैं उनका सबसे बड़ा सपोर्टर रहा हूँ, सही, खुल्लम खुल्ला। हाँ, ठीक है, आपने क्या सपोर्टर रहा हूँ, अभी भी हूँ, अभी भी हूँ। लाइक मैं तब था जब कोई भी नहीं था, मैं तब भी था, और आप तब भी होंगे अगर कोई नहीं भी हुआ? कोई नहीं, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप कप्तान के साथ खड़े हैं? मैं बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे तकलीफ ये हुई कि उनके होते हुए पाकिस्तान की स्पोर्ट्स रिफॉर्म्स नहीं हो रही। मुझे बाकी उल्टा शायद काम खराब हो गया थोड़ा। मुझे लेना देना कुछ नहीं है। इट्स नॉट अबाउट क्रिकेट, इट्स अबाउट स्पोर्ट्स इन जनरल। करेक्ट, स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप नहीं हो रहा। तो इनके होते हुए भी अगर ये नहीं होना तो फिर किसके होते हैं? एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन एल्स। तो मुझे तकलीफ जाती तौर पर ये है कि और इसकी वजह क्या? आई डोंट नो, आपके यानी खान साहब से ज्यादा तो कोई यानी कौन समझ स्पोर्ट्स के हवाले से। हाँ, लेकिन मैं देखिए बाकी पार्ट को हिट नहीं करना जी, चाहता, मुझे पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है। लेकिन इस पार्ट में पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, पूरी स्पोर्ट्स कल्चर डेवलपमेंट नहीं हो सकी। एंड यू आर रियली सरप्राइज्ड। आई एम शॉक्ड एंड डिसअपॉइंटेड कि तकरीबन 3.5-4 साल गुजरने को नजर हैं नहीं आ रहा और मुझे कोई ऐसा लाइक मेला सजा लेना कि जी आओ सर्कस की तरह सामने, वो ना वो 2 दिन का मेला सजा लिया, पंजाब गेम होंगी और सिंध गेम होगी, ये तो बहुत आसान है। लेकिन वो जो खेल रहे हैं आपने उनको दिया क्या? उनको इंफ्रास्ट्रक्चर कोई डेवलपमेंट नहीं है, उनके पास प्रैक्टिस करने की जगह नहीं है। तो हर एक बल्कि उल्टा मुआशी हवाले से प्रॉब्लम्स बढ़ गए लोअर लेवल पे क्रिकेटर्स के। अब मैं आ जाता हूँ जो आपने डिपार्टमेंटल। हाँ, डिपार्टमेंटल। देखिए, पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट नहीं है, सही। ऑस्ट्रेलिया एक वेलफेयर स्टेट है जी, इंग्लैंड एक वेलफेयर स्टेट है। जब तक ये नहीं बनती हम उनके साथ मुआवजा नहीं कर सकते। और दूसरी सूरत हाल क्या है, आप अपने हेल्पिंग हैंड्स को रिफॉर्म्स करके मजीद मजबूत करते हैं। आप अपने हेल्पिंग हैंड्स को काटते नहीं हैं। आपने काट के फेंक दिया और ऑल्टरनेट आपके पास रेडी नहीं है, ऑल्टरनेट हवाओं में है। तो फिर आपका सिस्टम भी हवा में तीतर ना बटेर रहा। मुझे बताएं ना कि पिछले 3 साल में एहसान मानी साहब या वसीम खान ने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं हुआ, कोई रोड मैप नहीं है। कोई जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो बुरी थी, उसी ने इमरान खान साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो दिए, जावेद मियांदाद दिया, सही, ज़हीर अब्बास साहब मिले, हनी मोहम्मद साहब मिले, सही, यू नेम इट, यूनस खान साहब मिले। यस, तो ये सारे वो लोग हैं, कहाँ से आए? डिपार्टमेंट। मैं ये नहीं कहता कि सब ठीक होगा, हाँ जाहिर है, ठीक, फ्लॉज होंगे। आप उनको रिफॉर्म्स करें, उनकी गलतियों को आइडेंटिफाई करें और उनसे बेहतर काम ले लें। लेकिन जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में वैल्यू ऐड कर रहा है, आप उसको कह रहे हैं जी आप खत्म हो जाएं और आपके पास ऑल्टरनेट है ही नहीं। सही, तो ऑल्टरनेट था नहीं और जो था आपने उसको चेंज कर दिया, तो अल्टीमेटली कुछ यही ना 3 में ना 13 में यही एतराज या यही एक रिक्वेस्ट लेके हम खान साहब के पास गए थे। आप मिसबाह उल हक साहब भी साथ? मैंने अरेंज किया था। अच्छा, आपने खुद रिक्वेस्ट की थी कि मिलना चाहता हूं? आई एम सो ग्रेटफुल कि उन्होंने टाइम दिया, आप गए। विद द सेम टाइम आई एम सो प्राउड ऑफ द अदर 2 गाइस, मिसबाह और अजहर अली, हाँ जी, कि वो इस नोबल कॉज में मेरे साथ चले गए। फिर आपने कहा खान साहब से बात की आपने? और हमने सिर्फ इतनी बात की थी कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, ये 2 रीजन है मेन। ये 2 रीजन हैं। आप अभी इसको खत्म ना करें, ठीक है, जो चल रहा है उसको मजीद रिफॉर्म्स करके यूज करें। जब आपका ऑल्टरनेट रेडी हो जाए तो इसको खत्म कर दें। तो क्या कहा उन्होंने इस मासूमाना सवाल में, मासूमाना बात में उन्होंने क्या कहा? देखें, इमरान भाई की बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है और मैं उसको गलत नहीं कहता, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोगों ने कुछ नहीं किया। अगर वो ये कहते हैं कि कंपेटिटिवनेस आए क्रिकेट में, बिल्कुल ठीक कहते हैं, सही है। अगर 6 टीम्स कंपेटिटिवनेस लेके आती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो 6 टीम्स यहाँ हैं, उसके नीचे 9 स्टेज, फर्ज करें ये 10 स्टेज है कंपेटिटिव क्रिकेट जो डोमेस्टिक है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इन स्टेजेस की लुक आफ्टर किसने करनी है? एक बच्चा सिर्फ क्लब लेवल पे आता है, वो नंबर 1 स्टेज पे है, उसको कौन फाइनेंशियल हेल्प अपॉर्चुनिटी देगा कि वो 2 पे जाए? सही है। 2 वाला 3 पे जाए या 6 वाला 5 पे नीचे गिरे बिकॉज ही इज नॉट अ परफॉर्मर। ठीक। तो वो जो रोड मैप और वो जो प्रोसेस है वो कहीं पे भी नहीं है। और लेकिन वैसे पीसीबी को ये मुलाकात भी अच्छी नहीं लगी थी आपकी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बड़ी तसल्ली से सोता हूँ। मैं जो कर सका अपनी हम्बल कैपेसिटी में मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर वो किया। आपको पीसीबी को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि थी? मैंने उनको किया, उनको फिर क्यों नाराज? नहीं, मैं बताता हूँ। हमने
तकरीबन को 8 से 10 मरतबा रिक्वेस्ट की इरशाद पीसीबी के मानी थ्रू साहब से। हाँ, क्या मैं मिलवा दें? नहीं मिलवा ना दें, अच्छा, मैं पीएम या सीईओ साहब जो उस वक्त थे वसीम खान, कि ये इशू है, प्लीज थिंक अबाउट इट। ठीक है, अच्छा, तो 8 से कहते- 10 मरतबा। जी, उन्होंने आगे से जवाब ये दिया कि जी वी वांटेड पर्सनली दैट वी आर इन फेवर ऑफ दिस, लेकिन पीएम साहब ये नहीं मानते, तो इफ़ यू वांट यू कैन टॉक टू हिम। ओके ओके। उनको शायद ये लग रहा था कि शायद पीएम साहब के साथ हम लोग नहीं मिल क्या आप किधर पीएम से कैसे रब्ता कर लें? सकते। तो वो जब वो हो गया फिर उनको थोड़ा बुरा भी लगा, और यार ये जिसकी तो- वजह से हुआ ये, बेचारे मेरे दो साथी अजहर अली के साथ भी काफ़ी मुश्किलात आई, मिसबा के साथ भी, उससे पहले ये दोनों आंखों का तारा थे, लेकिन इस इशू के बाद फिर उनको काफ़ी मुश्किलात आई। आपको नहीं आई? आप तीसरे थे? मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन दो को उन दो को पड़ा कोई फर्क? काफ़ी फ़र्क पड़ा। अच्छा, ओके। अब आगे बढ़ते हुए, ये वैसे हर बंदे के करियर का कोई वो होता है ना, एक किसी प्लेयर से खास याद है, तो डेल स्टेन के साथ आपकी किस तरह की याद रही? 28 दफ़ा आप लोगों का आमना सामना हुआ, 15 दफ़ा उसने आपको आउट किया, क्या ऐसा हुआ कि एक सर्टेन जब 6-7 मरतबा काम हो गया तो फिर एक साइकोलॉजिकल मामला बन गया? एब्सोल्युटली साइकोलॉजिकली आई थिंक कि मैं अच्छा नहीं खेला, जैसे मेरे अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड अच्छा नहीं खेलते, हाँ बिल्कुल, आपने लेफ्ट हैंडर्स को तबाही फेरी हुई थी आपने। और जिंदगी मैं अजाब की हमेशा हुई। एक्सेप्ट भी करता हूँ, वी आर गुड फ्रेंड्स ऑलवेज, जब भी हम आपस में मिलते हैं वी आर वेरी गुड ये फ्रेंड्स। स्टेन की बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा। लेकिन जब मैच आता है तो ऑब्वियसली उसने अपनी टीम के लिए अच्छा करना है, और उसमें मेरा फेलियर जो है वो उसकी सक्सेस बनी, हाँ। लेकिन विद द सेम टाइम आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट फेलियर। मैंने अगला सवाल करना था, लेकिन मुझे याद आया शायद वो 2006 का ही टाइम था ना, जब आप टेस्ट में वापस आए एक बैड पैच के बाद, और ये पहला टेस्ट आपका वही वाला था जिसमें इंजी भाई कप्तान जी, थे, जी, ओवल forfeit टेस्ट हुआ था वो। और वो जी, मैच forfeit छोड़ के हुआ, टीम forfeit वापस आ गई थी, और वो आपके ख्याल में वो एक उससे बेहतर फैसला हो सकता था? यानी एहतजाज टीम रिकॉर्ड कराती, वो ये हुआ था ना, अगर नाज़रीन को एक वो जी, थोड़ा लेट हम एक फैसले से हम नाराज थे, फिर हमारी टीम चली गई ग्राउंड छोड़कर, वापस ही नहीं आई, कुछ इस इधर थोड़ा सा ये जज्बाती रिएक्शन था कि जी जाओ नहीं आता? मैं उस वक्त बहुत जूनियर था और मुझसे बहुत बेहतर लंबी क्रिकेट खेलने वाले लोग उस ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे। ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे एज ए मैनेजर, एंड आई थिंक उसमें नसीम अशरफ साहब भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हुए थे। ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द बोर्ड दैट टाइम, लेकिन क्योंकि वो इंटरनेशनल अफेयर्स को समझते थे। लेकिन आई थिंक अगर मैं अब उस वक्त तो मुझे नहीं थी समझ, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अगर मैं अब सोचूं तो मुझे लगता है कि थोड़ा जज्बाती फैसला था, और हमें अपना प्रोटेस्ट एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड करने के बाद द बिगेस्ट प्रोटेस्ट शुड बी कि हम वो मैच जीत जाते हैं, फिर मजा आता। हाँ। और वो हम लोग स्टेज पे थे, पोजीशन में आ गए थे। हाँ सही तो है। ये मुझे लगता है कि उस वक्त अगर सोचा जाता कि एहतजाज भी लाइक आपका रजिस्टर्ड हो जाता, जो आपका प्रोटेस्ट था, और आप आके ग्राउंड के अंदर मैच फिर जीतते उनको हराते हैं तो मजा सही है। अच्छा, और ये अभी सेमीफाइनल में ये डेविड वार्नर ने एक तो आपके करियर का पहला नो बॉल था ये। जी जी, यानी और ये- वो भी जैसे हुआ वो सबने देखा। लेकिन ये यानी मैंने ये कहीं पढ़ा, और मैंने टेलीविजन पे सिर्फ इसलिए नहीं कहा, हालांकि मैंने 3-4 जगहों से कंफर्म किया, लेकिन मैंने कहा दिस इज जस्ट टू गुड टू बी ट्रू। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे ने इतनी गेंदें कराई और कभी नो बॉल ही नहीं कराया, लेकिन आपके करियर का पहला नो बॉल था, तो इसमें तो ये तो कमाल है वैसे। लेकिन हाँ, जिस तरह वो गेंद हो वो भी कमाल ही था। इसमें जो वार्नर ने किया, जो आपके ख्याल में वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट था? देखें, हर शख्स की अपनी लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं जिस पे वो जिंदा रहता है। सही है। अगर मुझे ऐसा कभी भी मौका मिलता तो मैं कभी भी ना करूं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मोहम्मद हफीज हमारे साथ हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं, कुछ और मासूमाना सवालात करने हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जनाब मोहम्मद हफीज साहब हमारे साथ हैं, बड़ी दिलचस्प नशिस्त हो रही है। रिटायरमेंट के बाद उनका ये पहला बाकायदा टेलीविजन इंटरव्यू, वैसे उनको बड़ा कम देखते हैं टीवी प्रोग्राम्स में, तो अपने सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हुए ये थी कि आपकी ज़ाहिर क्रिकेट की इस्टेब्लिशमेंट से आपके खास मामला रहे, लेकिन फिर उस पर ये ओपिनियन भी आता है, आपको लगता है कि शायद आप भी कहीं कुछ बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते थे? फॉर एग्जाम्पल, एक दफ़ा एक इंग्लैंड की सीरीज़ थी जिससे पहले सबके कोरोना टेस्ट हुए, वी आर लिविंग इन अ कोरोना वर्ल्ड, आपका टेस्ट हुआ पॉजिटिव आ गया, आपने प्राइवेटली टेस्ट कराया वो नेगेटिव आ गया, ठीक है, आपने उसको ट्वीट कर दिया कि देखिए जी मेरी, आप वही चीज़ प्राइवेटली कम्युनिकेट कर देते हैं। यानी एक बाहर वालों को शायद ये तासुर मिला होगा कि यार इस मुल्क में तो पता नहीं कोरोना टेस्ट भी 2 नंबर चल रहे हैं क्या, इनका अपना क्रिकेटर बोल रहा है कि देखो मेरे बोर्ड ने जो कराया वो पॉजिटिव है, लेकिन मैंने प्राइवेटली कराया वो नेगेटिव है, तो कोई एक तो गलत है। आपको लगता है आपको ज़रा बेहतर तरीके से इस पर रिएक्ट कर सकते थे आप? मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर फैसला आप कीजिएगा। अच्छा, हुआ ये मुझे कि- जज बना दिया आपने। हाँ हाँ, ठीक, हुआ ये कि जब टेस्टिंग हुई हमारी, सही है, और मुझे रिजल्ट मिला 5 बजे शाम को, ठीक है, और यू नो दैट टाइम जब कोविड जब नया नया फैला और पाकिस्तान के अंदर, तो एक ऐसा लग रहा था कि जिसको कोविड हो रहा है वो अछूत बिल्कुल ऐसे ही है, और उससे दूर हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही, एक सोशल बाइकआउट था, ऐसा ही है। बहुत 5 बजे मुझे ये खबर मिली फ्रॉम माई डॉक्टर, पीसीबी डॉक्टर, के आपका पॉजिटिव टेस्ट है, तो
डोंट गो एनीवेयर। एंड आई वाज सो शॉक्ड यारी क्योंकि मैं बच्चों के साथ टाइम गुजार रहा था उन दिनों में। स्ट्रेट अवे मेरे दिमाग में बच्चों का ख्याल आया। बिल्कुल सही। मैंने उनके लिए प्राइवेट जो है टेस्टिंग जो है मैंने वो मंगवा ली घर पे? मंगवा ली। नहीं, मैं गया। अच्छा ठीक। उन दिनों में घर में आने अच्छा वाली भी सहूलत था। नहीं थी तब तक, ठीक। तो मैं खुद गया बच्चों को लेके। अब छोटी सी बच्ची मैं उसका भी टेस्टिंग करवा रहा हूँ। दैट वाज पेनफुल। इट इज, मैंने अपने बेटे का करवाया, सो आई कैन रिलेट। तो मैं वहाँ गया, वो करवाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि अगर आप मुनासिब समझते हैं, मुझे कोई ऐसी सिम्टम्स नहीं है, लाइक मुझे किसी भी तरह से ये फील नहीं है कि मुझे कोरोना हुआ है। सही। अगर आप कहते हो तो मैं इसको दोबारा से टेस्ट करवा लूँ ताकि उसकी ये कंफर्मेशन हो जाए। सही। उन्होंने कहा ठीक है, ऑफिशियली इन्फॉर्म करने के बाद। किसको इन्फॉर्म किया आपने ऑफिशियली? पीसीबी को बताया आपने? पीसीबी डॉक्टर जो ओके, PCB कि मैं दोबारा करवाने जी, लगा जी, हूं। कि मैं ये करने लगा हूँ। एंड ही अलाउड यू? ही अलाउड मी, ही सेड या फीस कोई मसला नहीं, आप करवा लें। ठीक है। अब मैं पूरी रात जाग रहा हूँ, पेन में हूँ, तकलीफ में हूँ, यार मुझे रिजल्ट कोरोना आना हो गया, मेरे बच्चों को ना हो जाए या मेरी फैमिली ने इसमें सफर और लोगों को आज शायद ये बात अजीब लग रही हो, लेकिन आज से 8-10 महीने पहले, नहीं, 1.5 साल पहले, 1.5 साल हो गया, 2 साल पहले लास्ट मई में आप चले जाएं और जस्ट इमेजिन दैट सिनेरियो। ठीक ठीक। हम लोग कमरों में बंद हो गए थे, इफ यू रिमेंबर। जी बिल्कुल याद है मुझे। अच्छा, मुझे जब ये रिपोर्ट पूरी रात लगी और सुबह फजर के वक्त तकरीबन 4 बजे 4:30 बजे मेरे पास उसकी रिजल्ट आया, तो जब आया तो वो नेगेटिव था। ऑल फैमिली नेगेटिव, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी नेगेटिव। आई वाज सरप्राइज। मैंने स्ट्रेट अवे सुबह उठ के 8 बजे जब मुझे लगा कि इस वक्त तमाम लोग उठ जाते हैं, ऑफिस डे है, डे लाइक पीसीबी में सारे, मैंने सीईओ को रिपोर्ट भेजी, ठीक है। मैंने पीसीबी मेडिकल पैनल को भेजी। अब मैं दोनों बंदों को जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि जी मेरी अभी की रिपोर्ट जो आपके बताने के 2 घंटे के बाद आई है वो नेगेटिव है। मैंने इस सिनेरियो में मैंने उनको कहा कि प्लीज़ डू समथिंग। उन्होंने क्या कहा? जब 11-12 बजे तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई, या ऑफिशियल स्टेटमेंट ना भी, या कुछ ऐसा दिया जाए उनकी तरफ से, मीडिया की तरफ से, पीसीबी के, कि जी हम मोहम्मद हफीज़ के केस को लेके मजीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रिकंसिडर करेंगे। या मसलन अगर ये होता है कि आपसे कहते हैं अच्छा फिर हम एक और टेस्ट करा लेते हैं फॉर एग्जांपल। देखिए, सबसे पहले तो ऐसे मेडिकली किसी की रिपोर्ट को शाया कर देना, दैट वाजंट गुड दैट टाइम। इसको थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए था। अच्छा। अगर वो कर दिया तो अगर आप मेरी नेगेटिव खबर फैला सकते हैं तो पॉजिटिव खबर क्यों नहीं दे सकते? लेकिन ये कोरोना आपके लिए, पीसीबी के लिए आपस में कुछ ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ। एक और इवेंट हुआ जब शायद साउथ अफ्रीका का मामला था क्या, और जब बबल में जाना था तो एक रूल है ना हाफिज साहब, हमको सबको ज़ाहिर फॉलो करना है, टुवर्ड्स द एंड कंक्लूड करते हैं शो को। तो उसमें फना तारीख बताई गई आपको कि आपने इस तारीख को बबल में एंटर हो जाना है, आप नहीं हुए। तो अब अगर ठीक है आपकी अपनी जेन्युइन रीज़न होगी, लेकिन बोर्ड की भी तो अपनी मजबूरियां हैं ना कि अब फना खिलाड़ी अगर बबल के बाद एंटर हो रहा है तो बोर्ड के भी हाथ पर बंधे हुए ना कि यार हम ये नहीं कर सकते। यूनुस खान के साथ ये हुआ, बल्कि आपको मालूम है यूनुस साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया, क्योंकि यूनुस भाई की भी नाराज़गी की वजह यही बनी थी ना कि बबल में एंटर होना था, और उन्होंने कहा मुझे बहुत एंड में बताया आपने, मैं इतना जल्दी एंटर नहीं हो सकता। तो उनको ये कहा गया, उन्होंने कहा मेरे प्रोग्राम में कि फिर यूनुस साहब से ये कहा गया, शायद जाकिर खान साहब ने कहा, उन्होंने नाम लिया था शायद जाकिर खान साहब, कि भाई फिर हम आपके साथ भी वही करेंगे जो हमने हफीज़ के साथ किया है। तो यानी वो बात ठीक थी? उन्होंने तो यही कहा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, फ्लाइट मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एसओपीज उनके कंट्रोल में नहीं। मैं आपको बताता हूँ, एसओपीज मुझे बताई जा रही हैं मेरी एनओसी देने के बाद। ठीक है। आप एनओसी देते हैं जिसके बेस के ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी जगह पे, और आप बताते हैं कि इस डेट से इस डेट तक आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। आप ऑफिशियल एनओसी देने के बाद आप उसको रिवर्ट कर रहे हैं, आप उसको दोबारा से वापस ले रहे हैं। ठीक है। मेरे साथ ये हुआ, मुझे बताया गया कि मैं 5 तारीख तक वहाँ पे खेल सकता हूँ। मुझे बाद में कहा गया कि जी आप 3 तारीख को छोड़ के वापस आ जाएं। नंबर 1, ऑफिशियली इट्स नॉट राइट। नंबर 2, प्रोफेशनली इट विल डैमेज द रेपुटेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड ऑल्सो ऑब्वियसली एज ए प्लेयर मेरी भी रेपुटेशन डैमेज होगी। ओके। तीसरा, अब मैं 3 तारीख को कह रहा हूँ कि जी मेरे फिनिश करने के बाद फ्लाइट स्केड्यूल नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली फ्री ऑन नाइट टाइम, बट आई कांट फ्लाई बिकॉज देयर इज नो फ्लाइट बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस यहाँ पे नहीं, वो फ्लाइट फ्लाई नहीं कर रहे कोविड की वजह से। मैं अगर पहुँच रहा हूँ दोपहर 2 बजे या 3 बजे, आप कह रहे हैं कि मैं सुबह 11 बजे क्यों नहीं आया? नहीं, सुबह तो 3 घंटे में कौन सा ऐसा फ़र्क पड़ रहा है कि बिकॉज ऑफ द डिलेड इन द फ्लाइट स्केड्यूल्स, अगर मेरी फ़्लाइट ही 2 बजे आ रही है और मैं 3 बजे बबल में आ जाऊँगा और 7 दिन के बाद हमारा मैच है, साउथ अफ्रीका की टीम 1 दिन के बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रही है। आपके ख्याल में मैनेज हो सकता था वो? 2 घंटे अगर मेरी फ़्लाइट की वजह से मैं लेट हूँ तो क्या हम इतने फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते? या तो मैं कहूँ 2 दिन या मैं कहूँ 1 दिन। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं ओनली मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। एंड अभी रिसेंटली पीसीबी ने एक तकरीब रखी थी खिलाड़ियों को खिराज तहसीन पेश करने की। जी। तो उसमें आप शरीक नहीं हो सके? आप
नहीं, मैं ऑलरेडी इंगेज था और इनका जो प्लान था वो 2 दिन पहले बना और मैंने 2 वीक पहले ऑलरेडी कमिटमेंट की हुई थी कि मैं वहाँ पे जाऊँगा। अब वहाँ पे 1000 लोग मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हों तो मैं कैसे उनको ना कर दूँ उस दिन वहाँ पहुँचने तो के। कुछ खिलाड़ी वीडियो लिंक के जरिए भी शायद शरीक हुए, तो आप आई डोंट नो, मुझे उसकी ऑप्शन नहीं दी गई। वरना आप कर लेते हैं। मैं ज़रूर करता। अच्छा, तो आप अपनी मसरूफियत की वजह से फिर ये आपको, मसरूफियत की वजह से नहीं कर पाए। टुवर्ड्स द एंड अभी ये PSL आ रहा है, तो ये क्या आप लाहौर कलंदर से हैं और आई विश यू ऑल द बेस्ट। व्हाट हैज वेंट रॉन्ग विद लाहौर कलंदर? आपकी तरफ से विश मी ऑल द बेस्ट। देख ले, मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ आपको, देखिए। हालांकि हमारी टीम कराची किंग्स है, लेकिन अच्छी टीम को जीतना चाहिए और मुझे वो जो उनके ओनर है वो बड़े ही, मतलब वैसे बड़ा प्यार है मुझे उनसे। सो अच्छी टीम को जीतना चाहिए, जो भी टीम अच्छा खेले। ज़ाहिर हमारी सपोर्ट कराची किंग्स के साथ है, बट स्टिल व्हाट हैज वेंट रॉन्ग विद लाहौर कलंदर इन PSL? मतलब मेरा कभी चोक कर जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है कुछ ना कुछ। मैं देखें उनके स्ट्रेटेजिक प्लान्स के अंदर तो मैं शामिल नहीं, सही, ठीक है। लेकिन एज ए प्लेयर मैं समझता हूँ कि अच्छी क्रिकेट भी खेलते हैं और बुरी भी बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अगर बैलेंस आ जाए हाँ, परफॉर्मेंस में तो सोच में तो बेहतरी हो सकती है। और जाते जाते ये चूंकि आपने खुद कहा सियासत का, तो मैं एक तो बस एक सवाल तो बनता है ना सियासत का आखिर, वो भी जो खुद आपने जिसमें तबसरा फरमाया है, वो कि जब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब गए लंदन इलाज के लिए और अभी भी लंदन में ही बैठे हैं, वो आ नहीं रहे, तो आपने कहा कि भाई इलाज के लिए जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर क्या मतलब बाकी हम लोग सब सेफ नहीं है क्या पाकिस्तान में? तो कोई वजह पॉलिटिकल ये कमेंट करने की? नहीं, एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरी ये ट्वीट थी कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान में इलाज करवाता हूँ, पाकिस्तान में ही रह के मैंने ज़िंदगी गुजारनी है। तो मेरा जो लीडर है वो कैसे ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर इलाज नहीं है? तो जो पाकिस्तान की यहाँ पे 22 करोड़ या 24 करोड़ आवाम है वो कहाँ जाएगी? इस पे किसी ने आप पे भी कमेंट किया कि जनाब आपने भी अपना पता नहीं उंगली का फ्रैक्चर मैंने करवाया, मेरा कैसे अपना कराया था ऑपरेशन। आपने? देखिए मेरे थंब ऑपरेशन था, पाकिस्तान में उसका सुपर स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं था, तो मैं उसके लिए गया, लेकिन मैं 3 दिन बाद वापस भी आ गया था। तो आपको जाने में इतराज़ है, वापस ना आने में मैं इतराज़ 3 दिन बाद है? वापस आ गए? वापस आ गया। बस यहाँ पे तो आपको जाने में इतराज़ नहीं, वापस ना आने पे इतराज़ है? और उसके अलावा भी आई थिंक कि मेडिकली पाकिस्तान की रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम सब लोग पाकिस्तानी अवाम है, हम सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अगर ये हम एक रैपिड फायर येस और नो में अगर आप बताना चाहें तो टुवर्ड्स द एंड, इमरान खान साहब को पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म होना चाहिए, अगला? आमीन आमीन आमीन। ओके। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आना चाहिए? आमीन। उस्मान बुज़दार साहब को हटा के शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनना चाहिए पंजाब का? मैं पॉलिटिकली जानता नहीं हूँ, एज अ सिटीजन। हाँ, क्योंकि आप लाहौर में ही रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा काम होना चाहिए। जो अच्छा काम कर सकता है पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए, उसको होना चाहिए। इन दोनों में ज़्यादा अच्छा किसने किया आपके ख्याल में? मुश्किल डिसीजन है मेरे लिए, क्योंकि मैं अगर एक तरफ जाऊं तो उसमें दिखाया ज़्यादा गया, प्रोजेक्शन ज़्यादा की गई। इनके काम के मुतालिक, बुज़दार साहब के मुतालिक मेरा ख्याल है कि वो खुद ही नहीं बता पा रहे तो उन्होंने क्या किया है। आप तो क्रिकेटर भी हैं, तो जब उस्मान बुज़दार साहब को वसीम अकरम प्लस कहा था, ठीक कहा था? अब वो आपको लगता है आपको पता नहीं किस वजह से कहा गया। आपकी अगली मुलाकात तो पूछिएगा ये उनसे। मोहम्मद हफीज़ कभी ज़िंदगी में सियासत में भी आ सकता है? अगर खिदमत करने का मौका वहाँ मिला पाकिस्तान के लिए तो ज़रूर, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इरादा नहीं। अगर, क्योंकि खान साहब तो अक्सर लोगों कहते हैं ना यार तुम भी आओ मेरे साथ, तुम भी सफ़र में आओ, अगर खान साहब ने कभी आपको कहा तो आप PTI में? नहीं, कभी उनकी तरफ से ऐसी कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन वो बड़ी मोहब्बत और प्यार से मिलते हैं। अगर कहेंगे तो आप सोचेंगे इस बारे में? फिर सोचा जा सकता। आखिरी 2 चीज़ें। शाहिद आफरीदी ने कहा कि हफीज़ की बॉडी लैंग्वेज से मुझे ये लगा कि वो रिटायरमेंट लेना चाहता नहीं था, लेकिन बोर्ड से कम्युनिकेशन नहीं थी, इसलिए उसने बस फैसला ले लिया। ठीक कहा? नहीं, देखिए उनकी राय है, लेकिन मैं ज़्यादा ऐसा तौर पर नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मैं बड़ी सेटिस्फेक्शन और बड़ी प्राइड के साथ मैंने छोड़ा है और अब भी बहुत खुश हूँ। और आप ये समझते हैं कि मैं चूंकि एक येस मैन आदमी नहीं था, इसलिए मेरे मामला आइडियल नहीं रहे? वो तो देखिए मैं 2003 से नहीं था, मैं और 2021 तक नहीं थे, 22 तक? अभी तक नहीं अभी तक। और आगे भी नहीं रहूँगा। और हमारे यहाँ जो कप्तान होता है वो बाइख्तियार होता है या कप्तान कठपुतली होता है और पीछे सेलेक्टर्स का ही सारा गेम होता है? नहीं, ये डिपेंड, ये गैर सियासी सवाल है। नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप अपने टेनोर में क्या डिसीजंस लेते हैं। लाइक मैं कभी भी मैं रिस्पेक्ट देता था अपने सिलेक्टर्स, लेकिन आप बाइख्तियार कप्तान? मैं बाख्तियार जो करता था, सेलेक्टर्स की गेम नहीं? मैं टॉस वाला कप्तान बन नहीं सका कि बस टॉस करो, ठीक है, और बस चुप करके बैठे रहो, जो होगा वो पीछे से बताया जाएगा। आई वाजंट समवन लाइक दैट। और बाबर आजम बाइख्तियार है? उसको बहुत अथॉरिटी मिल रही है। पाकिस्तान के कप्तान को इससे पहले इतनी ज़्यादा
फ्रॉम मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा अथॉरिटी नहीं मिली। सरफराज थे बाख्तियार? नहीं था, लेकिन उसने अपने इख्तियारात का कभी कोई अच्छा ऐसे- इस्तेमाल किया ही नहीं। उसने कभी अपने आप को अग्रेसिवली अपने डिसीजन लेने में सामने नहीं आया। ओके और वो आपने रिजवान की अच्छी परफॉर्मेंस पर एक ट्वीट किया कि तुम बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें और कितना करना पड़ेगा ये साबित करने के लिए कि तुम नंबर 1 हो। नहीं, उसकी वजह से गालिब का हम एक शेर पढ़ने में कहते हैं इसकी तशरीह कर दें। नहीं, मैं की तशरीह कर दें। देखिए, सरफराज मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरा भाई, उसके लिए दुआ गो हमेशा, या पाकिस्तान का कोई भी बच्चा हो। तो मैं तो सब यंगस्टर्स की प्रमोशन करता हूँ, सब यंगस्टर्स के लिए मैं अच्छा सोचता हूँ, क्योंकि मेरे बाद उन्होंने ही पाकिस्तान के लिए बड़ा खड़ा परफॉर्मेंसेस देनी है, ऊपर लेके जाना पाकिस्तान के नाम को। तो रिजवान का, क्योंकि मैंने वो प्रोसेस देखा हुआ है जहाँ पे उसको निगलेक्ट किया गया बहुत सी जगहों पे। अच्छा, तो आज अगर देखें, अगर मैंने साल पहले ऐसी को बात की थी, तो आज उसने साल बाद प्रूव भी कर दिया कि ही इज़ डेफिनेटली नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो मैं तो और ज़्यादा खुश हूँ उसकी परफॉर्मेंस की। इसलिए आपकी वो दिल की आवाज़। लेकिन अगर कोई और बच्चा रिजवान से अच्छा करेगा तो मैं उसकी भी तारीफ करूँगा। हफीज़ भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया। आई हैड नो आइडिया कि आप इस पिच पे भी इतना ज़बरदस्त जो है वो खेलते हैं। बाकी ये आपकी कदर है जनाब। नहीं आपने सवाल ऐसे मज़ेदार किए कि जवाब, आपके मासूमाना जवाब, सवालों के जवाब में दे सका। मैं तो बस एक चिट चैट कर रहा था और बहुत अच्छा लगा, और आई एम श्योर व्यूअर्स को भी आपकी ये वाली इनिंग्स भी बड़ी अच्छी लगी होगी। और बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको ये जो इनिंग्स है आपकी ज़िंदगी की, उसमें भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब करें। लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड प्रेयर्स। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। द लेजेंड मोहम्मद हफीज़ साहब आज की 11th आवर की खुसूसी नशिस्त में हमारे साथ थे। अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। ज़िंदगी सेहत रही तो अगले प्रोग्राम में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।